Okay, so before we go ahead in theory part, कुछ numericals कर लेते हैं. For example, they are very easy. Let's start with example 2.1. Two different liquids of density ρ1 and ρ2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid columns? तो ऐसा है कि हमारे पास मान लो लिक्विड कॉलम है और इस लिक्विड कॉलम में लेट मी जस्ट शो लिक्विड कॉलम हो गया. लिक्विड कॉलम है. इस लिक्विड कॉलम में कोई एक पॉइंट होगा और उस पॉइंट पे प्रेशर सेम बोला है. सो यू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स बट दे एक्सर्ट सेम प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट. तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ पे प्रेशर की बात चल रही है. तो ये लिक्विड नंबर 1 है और एक दूसरा लिक्विड लिया मैंने. इफ आई टेक सम अनदर लिक्विड, लेट्स से अनदर लिक्विड, ओके, तो दोनों लिक्विड्स उस पॉइंट पे सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. डेंसिटी अलग अलग है. लिक्विड 1 का डेंसिटी जो है वो ρ1 है और इसका जो है ρ2 है, राइट. और हाइट भी अलग अलग है. सेकेंड लिक्विड का हाइट h2 है और फर्स्ट लिक्विड का हाइट h1 है, राइट. बट दे आर एक्सर्टिंग सेम प्रेशर. तो इस केस में रेशियो ऑफ हाइट्स क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ हाइट्स? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इट इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, at a point pressures due to two liquids, pressures are equal, मतलब pressure due to one equal to pressure due to second liquid. What is formula for pressure? H rho g. तो H1 ρ1 g. G1 G2 नहीं लिखना क्योंकि वो acceleration due to gravity होता है, वो तो सेम ही होगा. तो H2 ρ2 g, g g cancel. Therefore H1 by H2 equal to ρ2 by ρ1. हो गया क्वेश्चन खत्म. इतना ही था. तो इट वाज एन एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बोला है दैट यू हैव टू लिक्विड्स व्हिच एक्सर्ट सेम प्रेशर एट अ गिवन पॉइंट और उस पॉइंट पे सेम प्रेशर है. तो दो अलग अलग लिक्विड है, दोनों का हाइट अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रेशर सेम है और डेंसिटी तो अलग अलग दी आई है. तो आपको सिर्फ P1 इक्वल टू P2 करना है एंड दैट्स इट. सो इफ यू जस्ट इक्वेट P1 इक्वल टू P2, आपको पता है प्रेशर क्या होता है H rho g. तो H1 ρ1 g इक्वल टू H2 ρ2 g, g g कैंसिल, H1 by H2 इक्वल टू ρ2 by ρ1. ऐसा आएगा, राइट. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. देन next question, example 2.2. A swimmer is swimming in a swimming pool at 6 meters below the surface of water. So given is depth, मतलब height below water 6 meters. Calculate the pressure on the swimmer due to water above. Okay, density of water is 1000. Density of water is 10 power 3 kilogram per meter cube. और आपको G की वैल्यू लेने के लिए बोला है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऐसा है, यू हैव अ स्विमिंग टैंक और इस स्विमिंग टैंक में देयर इज वाटर. ओके, और इस स्विमिंग टैंक में एक स्विमर है एट अ डेप्थ ऑफ, let us say at point P at a depth of 6 मीटर, मतलब हाइट 6 मीटर दिया है. तो इस पे प्रेशर कितना होगा यही पूछा है. तो इट इज एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. प्रेशर P फाइंड करना है. फॉर्मूला आपको पता ही है. यू ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड आउट प्रेशर एट अ डेप्थ H. तो P इज इक्वल टू H rho g. दैट्स इट. हो गया क्वेश्चन खत्म. तो P इक्वल टू H इज 6 मीटर, rho इज 10 पावर 3, G इज 9.8. तो 9.8 into 6, 98 6 588 होता है ये. तो 588 558.8 I mean into 10 power 3. तो ऑब्वियसली
यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो सिंपल सा आंसर मिलेगा आपको व्हाटएवर इट इज। सो दिस इज इन पास्कल बेसिकली, ये पास्कल में आ जाएगा। ओके, तो इट इज क्वाइट सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है 5.88 इंटू 10 पावर 5। नहीं हो सकता 10 पावर 5, 10 पावर 4 होगा, 5 नहीं होगा। तो 10 पावर 4 पास्कल लिख सकते हो। ओके, सो सिंपल कैलकुलेशंस, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hydraulic brake system of a car of mass 1000 kg। आपके पास एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है कार में, उस कार का मास 1000 किलोग्राम है, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है व्हीकल का, हैज अ सिलेंड्रिकल पिस्टन ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। देखो जब कार की बात चल रही है और सिलेंड्रिकल पिस्टन बोला है तो मास्टर सिलेंडर की बात यहाँ पे बोल रहे हैं वो। सो जो मास्टर सिलेंडर है, मतलब यहाँ पे जो मास्टर सिलेंडर है, इसका जो पिस्टन है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। सो ये जो पिस्टन है यहाँ पे, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो मैं इसको R1 बोल सकता हूँ रेडियस को। सो एनीवेज 0.5 सेंटीमीटर। द स्लेव सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। तो जो स्लेव सिलेंडर है उसका रेडियस 2.5 है। ओके, इफ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्रेक, व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू स्टॉप। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ बताया क्या है कि आपके पास एक कार है जिसका मास है 1000 किलोग्राम, उस कार में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है, कार का इनिशियल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। इसको सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कैसे करते हो आपको पता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो आप मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया आपका 250/18 मीटर पर सेकंड। ओके, तो आगे क्या बोला है कि जो मास्टर सिलेंडर है उसका रेडियस आपको दिया है। मास्टर सिलेंडर को मैं सफिक्स 1 से डिनोट करूंगा और स्लेव सिलेंडर को मैं सफिक्स 2 से डिनोट करूंगा। तो व्हाट दे आर टेलिंग यू इज a simple thing. So they are telling you that master cylinder का radius 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 मतलब 5 into 10 power -3 मीटर, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर मतलब 0.5 into 10 power -2 मीटर, तो ओवरऑल 5 into 10 power -3 मीटर आ जाएगा आपका ये। तो यू हैव 5 into 10 power -3 मीटर का रेडियस किसका, मास्टर सिलेंडर का। और स्लेव सिलेंडर को मैं सफिक्स 2 से डिनोट करूंगा, तो R2, मतलब मैं बता देता हूँ डायग्राम में, ये R2 है यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है ये R1 है। ओके, तो जो स्लेव सिलेंडर है उसका 2.5 सेंटीमीटर का रेडियस है पिस्टन का, तो 2.5 into 10 power -2 मीटर आ जाएगा ये। ओके, गुड। देन फोर्स हमने कितना अप्लाई किया, 100 न्यूटन। कहाँ पे, ब्रेक पे। ब्रेक पे मतलब यहाँ पे F1 की बात चल रही है, जब ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो वो फोर्स F1 है, तो F1 100 न्यूटन है। ये सब गिवन क्वांटिटीज है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि ब्रेक मारने के बाद मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगी व्हीकल, तो आपको S फाइंड करना है। इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब जब आपने ब्रेक मारी और ब्रेक मार एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक से लेके जब तक गाड़ी रेस्ट में नहीं आता उसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो मतलब आपने ब्रेक अप्लाई किया, मतलब आपने स्पीड कम करना चालू कर दिया, मतलब आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो व्हीकल को। तो द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अंटिल द व्हीकल कम्स एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, देयर आर 2 formulas दैट यू विल बी यूजिंग। पहला तो पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ F1/A1 इक्वल टू F2/A2। दूसरा आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, एक्चुअली डी एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा व्हीकल का, तो A इक्वल टू F2/m। तीसरा आपको V² इक्वल टू U² + 2AS आपको फाइंड करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा।
और v फाइनल स्पीड इज 0। फाइनल स्पीड 0 क्यों? क्योंकि गाड़ी रेस्ट पे आने वाला है, इसलिए व्हीकल इज गोइंग टू स्टॉप। ओके, मैं वापस समझा देता हूँ क्वेश्चन। हमने कल ही देखा है पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्या था कि ड्राइवर सीट के नीचे एक ब्रेक पैडल होता है, आपको पता है। वो ब्रेक पैडल जैसे आपने दबाया तो जो मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर पिस्टन होता है, वो जाता है इनवर्ड, मतलब यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ और ये प्रेशर हर एक स्लेव पिस्टन तक पहुंचेगा और स्लेव पिस्टन भी विल गो आउटवर्ड्स। तो स्लेव पिस्टन जैसे ही आउटवर्ड जाते हैं वो जो व्हील का रोटेटिंग डिस्क है वहां जाता है, फ्रिक्शन पैड होता है इसके ऊपर स्लेव पिस्टन के ऊपर। तो ये फ्रिक्शन पैड रोटेटिंग डिस्क में जब जाएगा तो फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी स्टॉप होगा, राइट? दैट इज द आइडिया। अब अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको गाड़ी का टोटल मास दिया है, गाड़ी का इनिशियल स्पीड दिया है आपको, देन व्हाट एल्स इज गिवन टू यू इज रेडियस ऑफ मास्टर piston, radius of slave piston, force F1 that you apply on the brake pedal, and final velocity, which is 0. What you're supposed to find out is how much will be the distance the vehicle will travel after the application of brakes. तो कैसे solve करेंगे? Extremely interesting question it is. तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये 100 न्यूटन का फोर्स जो है ये स्लेव पिस्टन तक जाते जाते चेंज हो जाएगा। तो स्लेव पिस्टन पे आउटवर्ड फोर्स F2 कितना लग रहा है पहले वो फाइंड करो। तो उसके लिए हमने पास्कल्स लॉ का यूज करना, F1 by A1 equal to F2 by A2. We have to use this formula. Therefore, you will get F2 equal to A2 by A1 into F1. A2 मतलब स्लेव पिस्टन का सरफेस एरिया विच इज पाई R2 स्क्वायर। A1 मतलब मास्टर पिस्टन का एरिया पाई R1 स्क्वायर F1। तो ये आपको मिल गया R2 by R1 स्क्वायर F1। अभी देखो क्योंकि यहाँ पे रेशो आ गया R2 by R1, तो अगर आप ये मीटर में कन्वर्ट नहीं करते तो भी चल जाता। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर मतलब वहां पे आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे। R2 क्या है 2.5 और R1 क्या है 0.5 स्क्वायर, F1 क्या है 100। तो ये आपको मिल गया 1 जा 5 जा। व्हाट इज 5 स्क्वायर 25, 25 into 100 इज 2500 न्यूटन। तो आपको मिल गया 2500 न्यूटन का फोर्स। तो देखो 100 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया था ब्रेक पैडल पे, वो स्लेव सिलेंडर तक आते आते 2500 न्यूटन हो गया, 25 टाइम्स बढ़ गया फोर्स। तो फोर्स मिल गया, तो अभी आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्चुअली डी एक्सेलरेशन मिलेगा। देयरफॉर डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं उसको, retardation of the car is A equal to F2। F2 क्यों लिया, F1 क्यों नहीं लिया? F1 कहाँ था? ब्रेक पेडल पे F1 फोर्स अप्लाई किया था। गाड़ी कौन रोकेगा? स्लेव सिलेंडर रोकेगा। तो जो स्लेव पिस्टन लगा हुआ है वो रोटेटिंग डिस्क के अंदर जाता है, वो गाड़ी को रोकता है, इसलिए फोर्स कौन सा लोगे? स्लेव पिस्टन पे कितना फोर्स वो देखा जाएगा, ना कि मास्टर पिस्टन पे, क्योंकि मास्टर पिस्टन पे ड्राइवर ने पिस्टन को अंदर पुश किया विथ 100 न्यूटन। गाड़ी ड्राइवर नहीं रोक रहा है, मास्टर पिस्टन गाड़ी नहीं रोक रहा है, गाड़ी कौन स्टॉप कर रहा है? डी एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्लेव पिस्टन। तो F2 by M, F2 is 2500 और M is 1000। तो ये आ गया आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन, right? Therefore, now you can using v square equal to u square minus 2as, minus क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन है, so negative sign is because of retardation।
जब डी एक्सेलरेशन होता है तो ए आप नेगेटिव लेते हो, और आपको पता है अब v की वैल्यू 0 होगी, u की वैल्यू आपको अभी अभी हमने देखा था, इट वाज 50 किलोमीटर पर आवर, और उसको 250 बाई 18 मीटर पर सेकेंड आया था ये। तो 250 बाई 18 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 2.5 है, इंटू एस तो फाइंड ही करना है हमको। तो ये मिल जाएगा आपको 2.5 इंटू 2 दैट इज 5s इक्वल टू 250 बाई 18 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 1/5 250 बाई 18 का स्क्वायर। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस। तो आई विल जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर फॉर द टाइम बीइंग, एंड यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल्स, या तो आई मीन डिपेंड्स द वे यू वांट टू डू। अभी इसको आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, इट्स क्लियरली अप टू यू। कैसे? 250 मतलब 25 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, 250 is 25 into 10, 250 is 25 into 10, तो 25 का स्क्वायर is how much? You should know that is 625. okay, तो 25 का स्क्वायर क्या करते हो, 625 आता है, इंटू 10 का स्क्वायर is 100 अपॉन 5 इंटू 18 स्क्वायर। अब ये 18 स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो व्हाट इज 18 स्क्वायर। ओके, तो अगर वो पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो आपको करना पड़ेगा यूजिंग लॉग टेबल्स। तो ये 324 आता है, देन यू सॉल्व इट। सो 625 बाय 5, आई होप यू नो दिस। या तो फिर ये नहीं करना, तो ये 1 जा, और ये जो 100 था ऊपर 10 स्क्वायर मतलब ऊपर जो 100 था, यू हैड 10 स्क्वायर दैट इज 100, तो 1 जा एंड 20 जा, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, तो अगेन फर्दर सिंप्लीफिकेशन यू कैन परफॉर्म, तो इजी है कैलकुलेशंस। तो 625 into 2, it is 1250 like this, 12,500 divided by 324. okay, तो ये आप करोगे सॉल्व खुद से। दिस टर्न्स आउट टू बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 38.5 के आसपास आंसर आता है ये, 38.5 मीटर के आसपास आंसर आता है ये, राइट। तो दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब 38 मीटर के बाद गाड़ी रुकेगा। ब्रेक अप्लाई किया अभी 38 मीटर, रफली 120 फीट, 120 फीट के बाद जाके गाड़ी रुकेगा ब्रेक एप्लीकेशन के बाद। सो दिस इज व्हाट इट मींस, राइट। तो क्वेश्चन वाज वेरी इंटरेस्टिंग, अच्छा क्वेश्चन था, एंड यू आर सपोज्ड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट वी हैव डन इज अ वेरी सिंपल थिंग। हमने ब्रेक पेडल पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो 100 न्यूटन के फोर्स में प्रेशर चेंज किया। कहाँ प्रेशर चेंज किया? तो एवरीवेयर इन दिस फ्लूइड एट रेस्ट। ये फ्लूइड रेस्ट पे था, तो जैसे ही ब्रेक पेडल अप्लाई हुआ मतलब प्रेशर चेंज हुआ, ये प्रेशर अनडिमिनिश्ड और इंस्टेंटली जाएगा कहाँ पे? चारों के चारों सिलेंडर्स पे। ओके, तो पास्कल्स लॉ अप्लाई करना है टू फाइंड आउट। हमने जो 100 न्यूटन का फोर्स लगाया था ब्रेक पेडल पे, मतलब मास्टर पिस्टन पे, वो स्लेव पिस्टन तक आते आते कितना हुआ। ओके, वहां से आपको F2 मिलेगा, क्योंकि गाड़ी स्टॉप करने का काम स्लेव पिस्टन करते हैं, तो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस स्लेव पिस्टन करेंगे, इसलिए A will be F2 by M. Okay, then using equation of kinematics, V square equal to U square plus 2AS, you can find out what is S. So this is the general approach of solving. कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो you have to go उल्टा अप्रोच यूज करना, हमेशा देखना कि क्या फाइंड करना है, S फाइंड करना है। S के लिए हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन थे? S इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन क्यों यूज करना है? क्योंकि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड का हमको वैल्यू पता है, फाइनल तो 0 है, इनिशियल हमको दिया है। a मैं फाइंड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे a की वैल्यू F2 by M लिख सकता हूँ। ओके, अब इस इक्वेशन में S चाहिए था,
M पता है, U पता है, V पता है, F2 नहीं पता, फिर F2 कहाँ से निकालोगे? तो हमको पता है कि हम जब एक फ्लूइड एट रेस्ट पे एक पॉइंट पे प्रेशर चेंज करते हैं तो वो प्रेशर हर एक जगह पे चेंज होता है। तो यूजिंग पास्कल्स लॉ यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट व्हाट इज F2। तो मैंने F2 की जगह पे ये A2/A1 इंटू F1 सब्सटीट्यूट किया। अब देखो F1 पता है यस, A2 पता है यस, क्योंकि R पता है, रेडियस पता है, तो फिर पिस्टन सर्कुलर शेप का होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर आएगा। A1 पता है क्योंकि R1 पता है, मास पता है, U भी पता है, V भी पता है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच इज कि पूछा क्या है पहले वो समझो, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वो समझो, राइट? गुड, सो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। All right, so let's move to next topic. तो अब हम theoretical topic के तरफ जाएंगे। Now, in the last session हमने पास्कल्स लॉ देखा था, हमने एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ देखा था, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। Now we are going towards measurement of pressure. मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है। अब हमको देखना है वन बाय वन कि हम प्रेशर मेजरमेंट करेंगे कैसे, हाउ टू मेजर प्रेशर। तो इंस्ट्रूमेंट्स which are used to measure pressure are called as pressure meters or pressure gauge or vacuum gauge. So instruments used to measure pressure are called as pressure gauge or pressure meter और वैक्यूम गेज। तो तीन नाम है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे to measure pressure, they will be called as pressure meter or pressure gauge or vacuum gauges. Okay, so now the thing is, इसमें there are two types of devices, two types of instruments that you use to measure pressure. Number one, barometer, इसको बोलते हैं mercury barometer. So there are two types of pressure measuring devices. There are two types of pressure meters. Number one, barometer, और इसमें हम मर्क्यूरी बैरोमीटर देखेंगे बिकॉज वी विल यूज मर्क्यूरी टू मेजर प्रेशर। मर्क्यूरी बैरोमीटर, याद रखना ये बैरोमीटर जो होता है ये स्पेसिफिकली यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो बैरोमीटर जो होता है ये नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए ही यूज होता है। तो ये पता होना चाहिए, बैरोमीटर मतलब मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर used to measure atmospheric pressure। और दूसरे होते हैं मैनोमीटर, उसमें हम सीखेंगे ओपन ट्यूब या फिर यू ट्यूब मैनोमीटर। ओके, यू ट्यूब मैनोमीटर। तो मैनोमीटर जैसे आपको आपके घर में गैस सिलेंडर है, उस सिलेंडर का प्रेशर मेजर करना है, मतलब सिलेंडर मतलब गैस का प्रेशर मेजर करना है व्हिच इज इनसाइड सिलेंडर। तो
हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया क्या? नहीं। हमने क्या मेजर किया? प्रेशर ऑफ सम गैस इनसाइड अ सिलेंडर। तो ये यूज होता है गेज प्रेशर मेजर करने के लिए, यूज टू मेजर गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो some of you asked me few days back example of gauge pressure। तो आज आपको समझेगा कि कहाँ हम लोग गेज प्रेशर को मेजर करते हैं। तो वेल, दो टाइप ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है। एक बैरोमीटर, अब बैरोमीटर में मर्क्यूरी हो सकता है या फिर कुछ और लिक्विड यूज कर सकते हैं। दूसरा मैनोमीटर। बैरोमीटर हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर के लिए यूज होगा और मैनोमीटर हमेशा गेज प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होगा। गेज मतलब किसी एक चेंबर में गैस है उसका प्रेशर मेजर कर लो, राइट। तो याद रखना, मैनोमीटर फॉर गेज प्रेशर, बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर ये समझ लोगे तो इसका वर्किंग समझेगा, क्योंकि एक बार समझ में आ गया कि करना क्या है तो फिर देन देयर इज अ लिंक ऑलवेज। अच्छा, बैरोमीटर मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेंगे, तो फिर कंस्ट्रक्शन याद रहेगा उस डिवाइस का, उसका वर्किंग याद रहेगा। तो इट इज सिंपल एंड एनीवे इट इज सिंपल। सो लेट अस लुक एट फर्स्ट टाइप, मर्क्यूरी बैरोमीटर। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल डिवाइस है, आप घर पे भी बना सकते हो इसको। तो एक्सट्रीमली सिंपल। तो करते क्या है, एक छोटा ट्रे लेते हैं, you have a small tray here, okay, then you put some amount of mercury here। तो इसमें some amount of mercury is there, then you take a tube of 1 meter length, completely filled with mercury। तो मैंने ये एक ट्यूब लिया है जिसका लेंथ 1 मीटर है, लेंथ 1 मीटर है, डायामीटर नहीं। सो लेंथ ऑफ दिस ट्यूब इज 1 मीटर, डायामीटर इज 1 सेंटीमीटर। ये ट्यूब ले लिया हमने विच इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी, ओके। सो लेट्स से दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विथ मर्क्यूरी, ये कंप्लीटली फिल्ड है विथ मर्क्यूरी। अब हम क्या करेंगे, ये उठाएंगे इस ट्यूब को, इसको वैसे बाय द वे दिस इज कॉल्ड एज टोरिसलिस ट्यूब। इसको नाम दिया है टोरिसलिस ट्यूब क्योंकि ये पूरा का पूरा मतलब ये डिवाइस टोरिसले नाम के साइंटिस्ट ने डिवाइस बनाया था, तो इसको टोरिसलिस ट्यूब बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको क्विकली उल्टा करके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे छोड़ने की वजह से some amount of mercury from the tube will spill out। थोड़ा सा मर्क्यूरी जो है वो बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो some amount of mercury will spill out। Just a minute, okay, anyways, right। तो थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर निकल जाएगा ट्यूब में से, something like this, right। और यहाँ पे कंप्लीट वैक्यूम बनने वाला है क्योंकि देयर इज नो एयर, नथिंग एंड नथिंग एंड नथिंग। इसको हम बोलेंगे टोरिसेलिस वैक्यूम। ऑलराइट। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा डिश लिया, उसमें पहले ही थोड़ा सा मर्क्यूरी था, थोड़ा सा मर्क्यूरी था। हमने एक यूट्यूब लिया, सॉरी एक ग्लास ट्यूब लिया, नॉट यूट्यूब, एक ग्लास ट्यूब लिया, उसमें हमने कंप्लीटली फुल उसको भरा है विथ मर्क्यूरी। इस ग्लास ट्यूब का लेंथ 1 मीटर था, डायमीटर 1 सेंटीमीटर था, ओके। 100 सेंटीमीटर लंबा
मतलब 1 मीटर लंबा ट्यूब है और डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। हमने इसको थंब से प्रेस करके क्विकली उल्टा कर दिया। थंब से प्रेस क्यों किया? क्योंकि जब मर्क्यूरी बाहर निकलेगा तो एयर अंदर नहीं जाना चाहिए, एयर शुड नॉट गो इनसाइड। तो थोड़ा जब आपने इसको उल्टा किया है तो लिटिल बिट ऑफ मर्क्यूरी स्पिल्स आउट एंड देन ये जो मर्क्यूरी का लेवल है ट्यूब में वो थोड़ा नीचे हो जाएगा क्योंकि कुछ वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी बाहर आ गया। सो सम पोर्शन ऑफ मर्क्यूरी इज आउटसाइड नाउ। तो ऊपर एक वैक्यूम बन गया विच इज टोरेसिलीज वैक्यूम। अब हम ऐसा करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। लेट अस इमेजिन देयर इज अ पॉइंट ए ओवर हियर, देयर इज अ पॉइंट सी ओवर हियर एंड सी पॉइंट हमने कहाँ लिया? हमने मर्क्यूरी के फ्री सरफेस पे लिया, ट्यूब के बाहर। तो वी हैव कंसिडर्ड दिस पॉइंट सी व्हिच इज आउटसाइड द ट्यूब एट द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। क्यों बताता हूँ, थोड़ी देर में समझ जाएगा। फिर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सी जिस लेवल पे है, से सी जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पे है उसी लेवल पे एक पॉइंट बी ले लेंगे इनसाइड द ट्यूब। ओके, नाउ व्हाट डू वी नो इज प्रेशर एट ए इक्वल टू 0। क्यों 0? वैक्यूम है ऊपर। वैक्यूम है मतलब गैस वैस कुछ नहीं है। अगर गैस वगैरह कुछ नहीं है तो वैक्यूम है तो प्रेशर 0 होगा। दूसरा, प्रेशर एट सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम P0 से डिनोट करते हैं। याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप हमेशा P0 P0 से डिनोट करते हो। और सी पॉइंट पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों है? क्योंकि सी पॉइंट कहाँ लिया आपने? सी पॉइंट लिया फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी आउटसाइड द ट्यूब। और उस फ्री सरफेस के ऊपर क्या होगा? यहाँ तो ऊपर एयर ही होगा, मतलब एटमॉस्फेयर होगा। तो सी पॉइंट का प्रेशर इज जस्ट ड्यू टू एयर कॉलम अबोव दैट मर्क्यूरी। तो इट इज जस्ट ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सी पॉइंट पे। मान लेते हैं ये जो हाइट है लिक्विड कॉलम का इनसाइड द ट्यूब, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी का डिस्टेंस, इन शॉर्ट दैट इज h। this distance is h। okay, what is the pressure at B? आपको बताया था मैंने, हमने 2-3 लेक्चर पहले ही देखा था। pressure at B will be pressure due to this liquid column which is h rho g। h rho g किसका रो? मर्क्यूरी, क्योंकि B पॉइंट के ऊपर क्या है? मर्क्यूरी। याद रखो आपने क्या सीखा था? आपने सीखा था कि अगर यहाँ पे एक लिक्विड है, नीचे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड होगा प्लस एटमॉस्फेयर होगा। तो टोटल प्रेशर वाज h rho g प्लस एटमॉस्फेयर। ये हमने ऑलरेडी सीखा है। तो यहाँ पे भी प्रेशर एट B क्या आएगा? ड्यू टू दिस कॉलम ऑफ मर्क्यूरी, तो रो ऑफ मर्क्यूरी प्लस प्रेशर एट A। लेकिन ए पे तो प्रेशर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर वैक्यूम है। मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू h रो g, राइट? बट इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, बट वी मिस्ड वन इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखो, अगर दो पॉइंट्स सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे वाटर कॉलम है, यहाँ पे मर्क्यूरी कॉलम है, यहाँ पे शरबत का कॉलम है, यहाँ पे खाने के तेल का कॉलम है। मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक केस में वाटर था, एक केस में मर्क्यूरी था, एक केस में सम शरबत और एक केस में यू हैव ऑयल। और मैं अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, मतलब मैं अगर पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे और पॉइंट डी पे प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो प्रेशर प्रेशर एट बी, प्रेशर एट सी और प्रेशर एट डी हमेशा सेम होंगे। मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे
प्रेशर सेम होते हैं। ओके, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। मैं चेंज करूंगा इसको, फिलहाल समझ लो। ओके, तो प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल और ऑलवेज सेम। I will change this later, so you have to just remember for now. तो इसलिए अब C और B सेम लेवल पे है क्या? यस, बट PB इक्वल टू PC since B and C are at same level, same horizontal level. ये important है. This is very important thing, that why pressure at B and C are same, because they are at the same horizontal level. So I will put it here, right? But you already know pressure at C is atmospheric pressure. इसको equation 5 बोलता हूँ. So from equation number 2 and 5, from 2 and 5, pressure at B is equal to pressure at C, but pressure at C is atmospheric pressure. Using this now, pressure at B equal to atmospheric pressure, हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे equation number 4 में. Using this in equation number 4, you will have atmospheric pressure equal to H density of mercury into G. तो ऐसा आपको मिल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, अब पहली बार थोड़ा सा ऊपर से जाता है कॉन्सेप्ट, लेकिन देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. देखो आइडिया क्या था कॉन्सेप्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल बैरोमीटर, मैंने अभी भी बताया बैरोमीटर का मतलब क्या. बैरोमीटर का मतलब ये कि आपको क्या मेजर करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बैरोमीटर डिवाइसेस हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर का प्रेशर, जो आउटसाइड एयर है उसका प्रेशर. ओके, सराउंडिंग में हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर. तो कैसे मेजर करेंगे? तो हमने क्या किया, हमने एक डिश लिया, डिश में थोड़ा मर्क्यूरी था. एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, जिसका लेंथ 1 मीटर था, उसका डायामीटर 1 सेंटीमीटर था, उसको कंप्लीटली भरा है मर्क्यूरी से. फिर थंब लगा के उसको उल्टा कर दिया हमने मर्क्यूरी डिश के अंदर. उस डिश के अंदर थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आ गया, इसलिए यहाँ पे मर्क्यूरी का लेवल जो है वो डाउन हो गया है. मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, फ्री स्पेस है, नो एयर, नथिंग नथिंग नथिंग, मतलब वैक्यूम है. मतलब यहाँ पे प्रेशर जो आएगा वो होगा 0, राइट. तो पहली चीज हमको पता है कि प्रेशर एट ए इक्वल टू 0. ओके, राइट. देन प्रेशर एट सी विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सी पॉइंट सीधा सीधा एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है. बट सी और बी सेम लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है. तो यू विल हैव दिस. बट also pressure at point B will be due to this mercury column. उसके ऊपर कितना मर्क्यूरी है? H रो मर्क्यूरी इंटू G प्लस A पॉइंट पे कितना प्रेशर है? बट A पॉइंट पे प्रेशर 0 है, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो. बट PB इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज H रो mg. तो हमको चाहिए था एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे कर रहे हैं? अभी देखो क्या होता है, ये जो ग्लास ट्यूब था, इस ग्लास ट्यूब पे रीडिंग होती है, मतलब मार्किंग होती है यहाँ पे. तो आप यहाँ से हाइट मेजर कर सकते हो. मान लो 76 सेंटीमीटर है, H इज 76 सेंटीमीटर. 76 सेंटीमीटर मतलब 0.76 मीटर. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, हम मर्क्यूरी का यूज करके एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर कर रहे हैं. 13,600. This is density of mercury. G की वैल्यू roughly 10. ओके, तो आप जब ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 1.013 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So this is 1 atmospheric pressure. This is the pressure of atmosphere. Okay,
तो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, हमने मर्क्यूरी को एक ग्लास ट्यूब के अंदर बंद करके सिर्फ उसका हाइट देख के सराउंडिंग का प्रेशर मेजर कर लिया, राइट। वंस अगेन वी नीड टू रिवाइज वंस अगेन, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं अब थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर रहा हूं। क्या करना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है, मतलब हमको बेसिकली P0 फाइंड करना है। मतलब जो सराउंडिंग में गैसेस है, सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे होगा, हमको इसका प्रेशर मेजर करना है। हमने बोला कि सी पॉइंट फ्री सरफेस पे है, मतलब सी पॉइंट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, तो प्रेशर एट सी शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर का ही कॉलम है। पर सी और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, सिर्फ बी जो है इनसाइड द ट्यूब है, बट सेम लेवल पे है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो सेम आएगा। बट बी के ऊपर मर्क्यूरी कॉलम है एच रो एम जी प्लस ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे प्रेशर, बी का प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक है एच रो एम जी, और ए पे तो प्रेशर है ही नहीं, तो सीधा सीधा आप ये इक्वेशन यूज करके मर्क्यूरी का हाइट मेजर कर लेना। यहाँ पे मार्किंग होता है, स्केल होता है यहाँ पे, और आपको रो ऑफ मर्क्यूरी दिया होता है 13,600, और G की वैल्यू 9.8 या फिर 10, रफली 10 लेके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जस्ट बाय लुकिंग एट मेजरिंग द हाइट, सिर्फ ये जो मर्क्यूरी कॉलम होगा, सिर्फ इसका हाइट आप मेजर करके, आउटसाइड प्रेशर मेजर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग एंड सिंपल डिवाइस। So this is all you need to know about mercury barometer. Okay, so barometer is used to measure atmospheric pressure. This is all you need to know. So we will stop here. मैनोमीटर का वर्किंग हम कल देखेंगे, वो भी ऐसा ही है, इजी है काफी, सिर्फ वो गेज प्रेशर मेजर करता है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। So we'll stop here.